तो आज साइंस का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। साइंस के रिवीजन में अभी बरोबर हम ओल्ड फाइल को देखेंगे। पुराने टाइम के जो स्टूडेंट्स उनको जो साइंस में बताया था, उनकी साइंस के रिवीजन की जो नोट्स थी उनका और तुम्हारा सिलेबस लगभग पास में कंप्लीट होने है। उनका है 25 दिसंबर की नोट है और आज हम पढ़ रहे हैं 15 नवंबर, यानी हम उनसे एक महीने ज्यादा आगे, राइट है। तो उसमें उस टाइम तक जो चल चुका था और हमारे जो चल रहा है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलो, हम लोगों ने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जो था अवरोध वाला, राइट है, विद्युत प्रवाह। तो विद्युत प्रवाह में एक टॉपिक हमने पढ़ा था जो कि था अवरोध। अवरोध में हमने देखा था अवरोध क्या होता है कि जब भी विद्युत प्रवाह बहता है तो विद्युत प्रवाह को रोकने वाली जो चीज होती है उसे हम कहते थे अवरोध, राइट है। अवरोध का सूत्र दो थे, दो जो सूत्र थे वो थे R बराबर बरोबर V अपॉन I और R बराबर रो L बटे में A, सही है। R बराबर V बटे I, V बराबर आई आर से होता है ना, R बराबर V बटे I और R बराबर रो L बटे A। पर ये सूत्र कब लगेगा? ये सूत्र लगेगा जब वोल्टेज और विद्युत प्रवाह दिया हो तब। ये सूत्र तब लगेगा जब तुम्हें तार की लंबाई और उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब देखो, अवरोधों का संयोजन भी हमने सीखा था। अवरोधों को किस प्रकार संयोजन किया जाता है? दो प्रकार से, एक तो श्रेणी क्रम में और एक पार्श्व क्रम में। श्रेणी क्रम में अगर तुम तीन अवरोध को संयोजित करो तो R का सूत्र डायरेक्ट R1 प्लस R2 प्लस ये डायरेक्ट वाला सूत्र, राइट है। पर अगर हम अवरोध को पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं, पार्श्व तो वो सूत्र होगा 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे, तो पार्श्व क्रम में करोगे तो इस प्रकार से तुम्हारा सूत्र लगेगा। तो चलो, ये बात क्लियर हुई। अब देखो, मैं जो बता रहा था तुमको, अगर तुम्हें हमेशा महत्तम अवरोध चाहिए तो दिए हुए अवरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करोगे। महत्तम अवरोध के लिए कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम? और न्यूनतम अवरोध चाहिए तो कौन सा क्रम होगा? पार्श्व क्रम। कौन सा? तो महत्तम अवरोध के लिए श्रेणी और न्यूनतम के लिए पार्श्व, ठीक है। शीतल नाई, महत्तम अवरोध के लिए कौन से क्रम में जोड़ोगे? हाँ, और न्यूनतम के लिए जरा एक मिनट स्टॉप पे। हाँ, तो ठीक है। अब हम लोगों को देखो सवाल में पूछा क्या है? सवाल में हमको पूछा गया है 4 ओमेगा, 8 ओमेगा, 12 ओमेगा और 24 ओमेगा। 4 अवरोध है। ये है R1, ये है R2, ये है R3, R4। ये सबसे आसान क्वेश्चन इसलिए है, प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को, प्रतिरोध की कुंडलियां नहीं इस प्रकार, राइट है। प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि एक तो अधिकतम और दूसरा निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। सर, इसने क्वेश्चन आसान कर दिया। अधिकतम प्रतिरोध अगर प्राप्त करना है तो उनको श्रेणी क्रम में संयोजित करोगे और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो पार्श्व क्रम में। तो देखो R1, देखो जो हमने बोला R1 4 ओमेगा, R2 8, R3 12 और R4 24 ओमेगा। देखो इस तरह का सिंबल आए तो समझ जाओगे किसकी बात हो रही है? अवरोध की। सही बात है। अब अधिकतम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए R1, R2, R3 तथा R1, R4 को किस क्रम में संयोजित करने वाले हैं? श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो अगर हम श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो देखो, श्रेणी क्रम में संयोजित कर रहे हो तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जो श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध आता है ना। तो ये जो 4 अवरोध थे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ दो। श्रेणी में सबसे अच्छा डायरेक्ट जोड़ दो। तो भाई 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 किया तो कितना आया? 48। देखो यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूं, कभी भी अवरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में, तो जो सबसे बड़ा अवरोध है उससे भी ज्यादा आएगा। सबसे बड़ा अवरोध कितना है? 24, उससे भी ज्यादा अवरोध आएगा। 24 से ज्यादा है ना 48। टाइम सेविंग करना है, टाइम सेविंग। तो तुम्हें लॉजिकली कैसा कि तुम्हें पता है कि 4, 8, 12 और 24 को जोड़ा गया है, महत्तम प्रतिरोध कितना आएगा? बरोबर। तो तुम्हें एक ऑप्शन दिया 4, दूसरा दिया 8, तीसरा दिया 25, 25 नहीं, तीसरा दे दिया 23 और चौथा दिया 26। तो इसमें तुम आइडिया ना डायरेक्ट लगा देना लॉजिकली, क्या कि तुम्हें पता है अगर श्रेणी क्रम में जो सबसे बड़ा अवरोध तो उससे ज्यादा ही आता है, तो ये आएगा, राइट है। कई बार बहुत अजीब नंबर दिया और एमसीक्यू में क्वेश्चन दिया है ना, तो गिनने मत बैठो, लॉजिक लगाओ।
राइट। अगर लॉजिक लग रहा है तो बात क्लियर है, राइट है। क्योंकि तुम्हें क्या सिखाया गया कि अगर श्रेणी में जोड़ोगे तो जब सबसे बड़ा अवरोध उससे ज्यादा आएगा, तो इसमें सबसे बड़ा अवरोध है 24, उससे ज्यादा यही है, तो यही आंसर है फिर, राइट है। यही अवरोध उसका नहीं, मैं बता कोई भी अवरोध दिए जैसे कि इस टाइप के दिए होते, ये 4 ऑप्शन दिए होते, तो इस तरह से। अब हम लोगों को कैसा अवरोध प्रतिरोध, तुल्य यानी टोटल कितना रेजिस्टेंस आएगा, अगर हमको निम्नतम तुल्य प्रतिरोध अगर प्राप्त करना है तो हम किसमें करेंगे, पार्श्वक्रम। पार्श्वक्रम बोल दो या समांतर क्रम बोल दो, सेम बात है। पार्श्व और समांतर कैसा होगा, सेम होगा। तो पार्श्व में कैसा सूत्र आएगा, उल्टा करके लिखना है, यानी 1 के बटे में करके जोड़ना है। तो पार्श्वक्रम का जो सूत्र है वो होगा 1/RP। सर RP का मतलब होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और इसको R लिखा है या RS लिखा है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, श्रेणी क्रम का अवरोध, और ये पार्श्वक्रम का अवरोध। 1 में R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, 1/R1 यानी 1 में 4, 1/R2, 1 में R2 है 8, 1 में R3 1/12, 1/24, राइट है। इसके देखो ऐसे भी गिनती की जा सकती थी, जैसे यहाँ पे बटे में क्या है 24, राइट है। तो देखो कैसे, इसको 24 बनाना तो 6 से गुणा, ऊपर गुणा 6 से, नीचे गुणा 6 से, 24 बनाना है ना। हम जोड़ कब पाते, जब सारे बोलते हैं ना हर कैसे हो समान। तो ये लोगों ने कैसे किया वो बता रहा हूं मैं। इसको 8 को 23 बना तो 8 3 24, नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से, देखो तो ये 6 ऐसे आया, 3 ऐसे आया। ला यहां बताता हूं, 4 था, 4 गुणे 6, 1 गुणे 6, फिर ये जो 8 गुणे 3 था ना, 8 था, उसको भी 24 बनाना, तो 8 गुणे 3, 1 गुणे 3, फिर यहाँ पे 12 था, 12 का गुणा 1 गुणे 2, 12 गुणे 2, देखो यहाँ तो बटे में 24 ही था, तो हो गया 6 बटे में 24 प्लस 3 बटे में 24 प्लस 2 बटे में 24 प्लस 1 बटे में 24। साहब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो हर जगह बटे में 24 आ गया, तो लिख लो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 मिनट, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12, 12 बटे में 24 आया, तो आंसर है 1 बटे में 2। पर 1 बटे में 2 क्या आया, 1 बटे में R आया है, पलटा दो यानी उल्टा लिखो तो R आएगा, 2 बटे में क्या है 2 ओमेगा, राइट है, सही है। खासियत देखो क्या है, खासियत इसमें यह है कि जो अगर हम कभी भी अवरोधों को पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो सबसे छोटा अवरोध होता है उससे भी कम आता है। सबसे छोटा कितना था, उससे भी कम आया। श्रेणी में बहुत ज्यादा बड़ा था, इतना कि वो छप्पर फाड़ गया, और इसमें इतना कंजूस होता है कि जो सबसे छोटा अवरोध है तो उससे भी कम आता है, यानी न्यूनतम चाहिए तो पार्श्व में, महत्तम चाहिए तो श्रेणी में, राइट है। आएगा क्वेश्चन, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमको ये बताया 1 ओमेगा के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में है, जिसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कितना है, कितना निकालना है, ये हमको ड्राइंग दी है, राइट है। और इसका हमको क्या निकालना है, समतुल्य प्रतिरोध। देखो पिछली जो ड्राइंग थी उसमें या तो तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा था लाइन बाय लाइन, ये मिक्स है। मिक्स कैसा, थोड़े 3 अवरोध है, उसमें से 2 है अलग क्रम में और 1 है अलग क्रम में। चलो बताता हूं, 2 है ना अलग अलग वायर से है, ये पार्श्व क्रम में और ये सीधे वायर में, तो ये श्रेणी क्रम में, राइट है। तो सर ये पहला सवाल जिसमें अवरोध पार्श्व और श्रेणी क्रम दोनों में, तो सर ऐसे सवाल आए तो कैसे सॉल्व करने, क्योंकि सर आपने हमको जो सिखाया है उस हिसाब से अगर श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ दो, पार्श्व क्रम में तो 1/R करके 1/R1 1/R2 1/R3 करके जोड़ो। पर सर दोनों हो तो कैसे, तब एक एक करके फॉर्मूला लगाना है। कैसे, देखो ये ड्राइंग दी होगी तुम लोगों को, क्या होगा एग्जाम में ऐसे टाइप की कोई ड्राइंग दी होगी, ऐसा टाइप की ड्राइंग दी है, उसमें ये वाला समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो तुम्हें ड्राइंग तुम्हें कैसे समझना है वो समझो। जब करंट तुम्हारा किसी जंक्शन से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से यूं गया और यहाँ से यूं गया, जहाँ पे डिवाइड हुआ कि नहीं, अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो वो रेजिस्टेंस किसमें है, पार्श्व क्रम में, किसमें। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अवरोध R1 है और ये जो अवरोध R2 है ये एक दूसरे के साथ पार्श्व क्रम में है। बात क्लियर, ये अवरोध एक दूसरे के साथ कौन से क्रम में है, पार्श्व क्रम में। बात क्लियर। अब जब पार्श्व क्रम में है तो इन दोनों का जो अवरोध है वो क्या आएगा, देखो मैं बता रहा हूं, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/, सही कहा मैंने। अब देखो 1/R1 प्लस 1/R2, ये बात मैंने बताई। अब यहाँ पे 1/1 प्लस 1/1, सही है ना, क्योंकि एक ही है ना, तो
1 बटे में देखो R आएगा 1 बटे में 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1 2, राइट है। R बराबर 2 आया, 1 बटे में R बराबर 2 आया। देखो यहां से 1 बटे में R बराबर 1 बटे में 1 यानी 1 और 1 बटे में 1 भी 1 ही होता, तो 1 बटे R बराबर 2 आ गया, है ना। अब इसको उल्टा लेके 2 के बटे में कुछ नहीं तो ये 2 बटे 1, तो देखो R क्या आएगा 1 बटे 2, 1 बटे 2 मालूम है तो 0.5। तो ये लिखो या ऐसा करके एक नया अवरोध बना दो जो कि है 0.5, इसको भूल जाओ। इनका समतुल्य प्रतिरोध मिल गया ना, तो देखो अब ये इन दोनों में से मिलके ये वाला बन गया, इसका अवरोध कितना है 0.5। अब देखो 0.5 और 2.5 श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो इनका समतुल्य प्रतिरोध तो R बराबर 0.5 प्लस 2.5, 0.5 प्लस 2.5 3.0, यानी 3 ओमेगा का समतुल्य अवरोध आने वाला है, राइट है। कैसे आया पता चल गया? चलिए अब दिए गए चित्र में A तथा B के बीच कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। A तथा B के बीच ना, तो A से B के बीच का प्रतिरोध, राइट है। तो करंट डिवाइड करके देखो, राइट है। करंट डिवाइड करो तुम्हें आइडिया आएगा, सही है। तो पहले जो भी श्रेणी वाली गिनती हमेशा पहले कर लो, तो तुम्हारे लिए श्रेणी में क्या डायरेक्ट जोड़ देती हूँ। तो देखो जैसे तुमने करंट दिया ये और ये, यहां से करंट गया, देखो इस पॉइंट से जैसे करंट ये बट गया, तो देखो ये और ये तो इसमें है समांतर में, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। पर देखो यहां से जो करंट गया यहां से गया, अब यही करंट बटेगा नहीं, यहीं से घूम के यहाँ जाएगा, राइट है। तो चाहे ये प्रतिरोध हो या ये प्रतिरोध हो, इन दोनों में से समान विद्युत प्रवाह गया, ये प्रतिरोध और ये वाले, इन दोनों प्रतिरोध में से जब समान विद्युत प्रवाह गया है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों किसमें है, अगर श्रेणी में है तो इनका डायरेक्ट जोड़ कर सकता हूं। श्रेणी हो तो डायरेक्ट जोड़ कर दो। तो चलो 1 प्लस 1 कितना होगा, अब देखो इन दोनों में से सेम जा रहा है पर इसमें तो अलग गया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इनमें से जो 2 ओमेगा का समतुल्य प्रतिरोध मिला वो और ये 2 ओमेगा वाला, ये दोनों किस क्रम में है, पार्श्व क्रम में। हाँ एक मिनट, तो ये दोनों किस क्रम में है, पार्श्व क्रम में। बात क्लियर है? अच्छा अब देखो पार्श्व क्रम में, तो इस देखो अब और समझने के लिए एक और डायग्राम बना। देखो ये ए था, तो देखो यहां से जो अवरोध गया और यहां से देखो ये 2 ओमेगा का जो हमने अवरोध बनाया वो, और जो दूसरा अवरोध था वो पार्श्व क्रम में था, तो हम जो जनरल आकृति बनाते हैं वो ये भी 2 ओमेगा था। अब निकालते हम लोग समतुल्य अवरोध, राइट है। तो 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R1, राइट है। चलो तो क्या हो जाएगा 1 बटे R1, तो देखो 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 2, राइट है, हो गया 1 बटे 2 प्लस, देखो दोनों जगह पे हर कैसा है, समान है, तो यहाँ लसा लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 2 बटे में 2, राइट है। 1 प्लस 1 2, 2 बटे में 2 क्या आएगा 1। 1 बटे में R बराबर 1 आया, तो R बराबर 1 ओमेगा, यानी इसका टोटल अवरोध कितना हो रहा होगा 1 का। तो समतुल्य अवरोध है 1 ओमेगा। क्या सर ऐसे सवाल आते हैं? हाँ ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, इसकी हमें तैयारी करनी है। हाँ सर हमको इसकी एग्जाम में तैयारी करके रखनी है सर, ये हमारे काम आएगा, ऑब्वियस सी बात है ये हमारे काम आएगा। बात अब क्लियर है? किसी को कोई सर? चलो ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब नैना इसको जरा स्टॉप करो, क्या रहा है फोन आ रहा था पर ये वीडियो तो नहीं रुकी ना, बस तो वो चलेगा, स्टार्ट हो गया। तो चलो ठीक है, अब हम लोग अगला मुद्दा स्टार्ट करते हैं जो कि है एमीटर और वोल्टमीटर। अच्छा हम लोगों ने बात की थी 12वें प्रकरण में एमीटर और वोल्टमीटर। ऐसा क्वेश्चन अगर उनका दिल पसीज जाता है, उनको तुम पे दया आ जाती है, उनको लगता है कि बच्चों को पुश करना हमारा परम कर्तव्य, तो ऐसा रामलाल टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं एकदम तकियानुसी। क्यों? देखो नाम में ही बहुत कुछ लिख दिया है। वोल्ट मीटर वोल्टेज मापता है, विद्युत विभवांतर का मापन करता है। यह कैसी युक्ति है जिससे हम जिससे विभवांतर यानी विद्युत स्थितिमान विभवांतर मापा जाता है। और एम्पियर किसको मापता है? करंट को। तो यह ऐसी युक्ति है, युक्ति बोलो या उपकरण बोलो, जिससे विद्युत धारा मापी जाती है। देखो फिर इसको कैसे कम कनेक्ट करते हैं, तो इसको श्रेणी क्रम में, ये चीज याद रखना, एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को हमेशा याद रहेगा, एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में हम संयोजित करेंगे। बात क्लियर है हमेशा के लिए? ओके गॉट इट एवरीवन। चलो नेक्स्ट ये वाला
आणविक द्रव्यमान का अंतर है कि ये क्या इनमें क्या समानता है, राइट है। तो ये आणविक द्रव्यमान वाला कार्बन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तभी बताता हूँ, ठीक है ना। फिर ये समावयव भी वही वाला है, कार्बन वाला। जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण यानी सजीव का अस्तित्व टिकाए रखने का कार्य, जो सारे कार्य करते हैं, वो सारे लक्षण वो तुम्हारे जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। वो सारी प्रक्रियाएं जो तुम्हारा अस्तित्व टिकाने के लिए काम आती है। पाचन, बिना खाए ना तुम रह सकते हो ना मैं रह सकता हूँ सर। एक दिन नहीं खाओगे चलेगा, 2 दिन नहीं खाओगे चलेगा, पर सर लंबे वक्त तक नहीं खाओगे, खा ही नहीं रहे, कुछ भी ग्रहण नहीं, किसी भी रूप में तुम पोषण ग्रहण नहीं कर रहे, तो सर पक्की बात है आज नहीं तो कल हम अपने आप को मार देंगे, राइट है। दिल धड़कना बंद हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम जिंदा रहेंगे। सही बात है। दिल धड़क के करता क्या है? दिल धड़क के तुम्हारी बॉडी के हर कोशिकाओं तक खून पहुंचाता है, और खून में क्या होता है? ऑक्सीजन। सांस लेना बंद कर दो। तो ये जो प्रक्रम, जो किसी वो प्रक्रम जो सजीव के अस्तित्व के लिए परम आवश्यक है, आवश्यक भी नहीं परम आवश्यक है, वो तुम्हारे जैव प्रक्रम के अंतर्गत आएंगे। बात क्लियर? ओके। सो मुख्य जैव प्रक्रम निम्न है: पोषण, वहन, श्वसन और उत्सर्जन। पोषण यानी हम जो खाना खाते हैं उससे जो पोषण ग्रहण करते हैं, बरोबर, न्यूट्रिशन। फिर वहन, तो मैंने अभी बताया था कि भाई तुम्हारे बॉडी के हर पार्ट तक खून पहुंचाना। श्वसन, तो क्या होता है? ऑक्सीजन लेते हो, उससे जो तुमने पोषण ग्रहण किया तो ग्लूकोज उसको तोड़ते हो, ऊर्जा मिलती है, राइट है। तुम्हारी शरीर को ऊर्जा देने का कार्य पोषण नहीं करता, पोषण तो ऊर्जा इकट्ठी करता है, ग्लूकोज बनाता है, और उस ग्लूकोज का विखंडन करके तुम्हारे शरीर को मिलती है ऊर्जा। तो ऊर्जा देने का जो कार्य जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत होता है वो तो तुम्हारा श्वसन। फिर है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, यानी जब तुम खाना खाते हो तो तुम्हारे शरीर में जो कचरा इकट्ठा होता है उसको निकालने का। जब तुम पानी पीते हो, जब तुम्हारा ब्लड पूरा सर्कुलेट होता है, तब भी जो कचरा इकट्ठा होता है उसको फिल्टर करके निकालने का कार्य तुम्हारा उत्सर्जन तंत्र करता है, राइट है। एक भी तंत्र का ढंग से काम नहीं कर रहा है या बिगड़ गया तो बात बिगड़ जाएगी। ये बात सत्य नहीं परम सत्य है। बात क्लियर? अब पोषण क्या है? तो देखो पोषण के बारे में लिखा है, ऊर्जा के स्रोत को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रम को क्या कहते हैं? यानी भोजन को शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। पोषण के 2 प्रकार, स्वपोषी और विषमपोषी। सही बात। फिर कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन ही आता है, नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन। क्या मतलब होता है सर? सर ये वो वाले पर आनुवांशिकता तथा उत्क्रांति, तो ये उत्क्रांति के मुद्दे में था। उत्क्रांति तो बचा नहीं तुम्हारे, आनुवांशिकता ही बची है। नहीं तो पुराने सिलेबस में उत्क्रांति में तो उसमें ये सारी चीजें आ जाती थी। बस इतना बताओ कि क्या होता है इसका मतलब। वक्त के साथ साथ बदलते बदलते अगर सजीव शरीर पर्यावरण के अनुकूलता, पर्यावरण के साथ अनुकूलन साधना हो, उसके लिए खुद के अंदर जो परिवर्तन लाता है वो प्राकृतिक चयन के अंतर्गत आता है। इंसान के हाथ ऐसे हैं, ऐसे नहीं थे पहले, ऐसे 3 ही उंगली थी, बरोबर, पर ऐसी 5 उंगली क्यों हुई? क्योंकि इंसान ने धीरे धीरे बरोबर शिकार किया, चीजों को ग्रिप अच्छी पकड़नी है तो हाथ का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। तो प्रकृति बदली, प्रकृति को बदलने के साथ, और इंसान के जो हाथ ना, हाथ नहीं तो पहले वो थे, बरोबर, ये जो हाथ है वो टांग के रूप का कार्य करते हैं। इंसान भी वैसे इसी तरह से बंदरों की तरह ही रहता था। बंदर के हाथ देखोगे इतने विकसित नहीं है, बंदर लगातार चल नहीं सकता, हम लगातार चल सकते। क्यों? क्योंकि हम जमीन पे आए तो चलने लगे धीरे धीरे पर्यावरण के हिसाब से हमने खुद को ढाला और बदल दिया, तो हम टिक गए, राइट है। तो ये होता है प्राकृतिक चयन की, कुदरत में होने वाले पर्यावरण के हिसाब से अगर सजीव अपने आप को ढालता है तो प्राकृतिक चयन के अंतर्गत आता है। जिराफ जिसकी जो बोलते हैं ना, मतलब जिसका ये क्या बोलते हैं, गला इतना लंबा होता है कि बहुत ऊंचाई पे होता है, बहुत लंबा सजीव अगर पृथ्वी का कोई हो तो वो जिराफ है, राइट है। तो जिराफ की गला इतना लंबा क्यों? सजीव देखो तो नॉर्मल हाइट का है, उसका गला देखो तो इतना ऊंचा हो जाता है ना कि समझो तुम टांजानिया है, लगभग कीनिया की होटल साइड होती हो, वहां पे ऐसा सीन क्रिएट होता है कि तुम अपने होटल में बैठे और सामने तुम्हारे जिराफ आ जाएगा, यानी यहाँ पे तुम बैठो पहले फ्लोर पे हो और जिराफ ऐसे आ रहा है, तुम बरो तुम्हारे हाथ में कुछ खा के चला जाएगा। तो सर इतना लंबा वही सजीव क्यों? क्योंकि जिराफ के जो आदि पूर्वज थे तब अफ्रीका के जंगल में आग लग गई तो उनको खाना था, आपको खाना तो आसपास का तो सब जल गया, तो जो ऊंची डाल पे जो खाना होता तो वही खाने को उनको पता। तो धीरे धीरे अब जितनी ऊंची तुम्हारी वो होगी, तुम्हारी ये बोलते ना, क्या बोलते, गाल क्या है इसको बोलते, गला, जितना ऊंचा गला होगा उतना ज्यादा तुम अच्छी तरह से खा पाओगे। तो धीरे धीरे 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं होती, हजारों पीढ़ियां लग गई, तो उनका फिर ये आ गया स्ट्रक्चर, राइट है। अब दूसरा एक चयन होता है कृत्रिम चयन, जो बदलाव मानव की वजह से हो जाता है वो होता है कृत्रिम चयन के अंतर्गत आता है, बरोबर। कैसे सर? जैसे
जापान में एक क्रैब आते हैं, उनको बोलते हैं समुराई क्रैब। अब क्रैब यानी वो जो केकड़े होते हैं ना, इसे तो मानव सब सर्वाहारी वो सब खाता है। भारत देखो, दुनिया में जो सबसे ज्यादा शाकाहारियों की अगर कहीं आबादी हो तो वो भारत देश में, इस देश में सबसे ज्यादा शाकाहारी होते हैं। इसके अलावा हर देश में मांसाहारी बहुत बहुत ज्यादा है, नॉर्मल है, तो वो लोग सब खाते हैं। तो केकड़ा खाने वाले जो मैं बता रहा था विदेशी, तो केकड़ा खाते थे वो, अब केकड़ा उठा के आ गए और तो वहां पे खाते रहते थे, तो एक केकड़ा उठा के लाए। अब केकड़ा में उन जापान में जो समुराई की जो मान्यता उसके हिसाब से कि अगर समुराई केकड़ा भी बनता है ना, तो उसकी जो उसका जो लाल कलर का जो होता है ना मार्क, वो उसके साथ रह जाता है किसी भी जन्म में जाए। अगर कोई एक समुराई है, वो मर गया, उसकी दूसरे जन्म उसने लिया किसी दूसरे प्राणी के रूप में, तो वो अपनी एक निशानी तो दिखाएगा ही, कोई निशानी जिससे पहचाना जा सके। वो तो एक केकड़ा पकड़ के लाएगा, उस केकड़े की वो जो बोलते हैं ना पीठ, उस पर लाल कलर के डॉटेड होंगे, बरोबर। और समुराई के कपड़ों में कहीं ना कहीं कुछ ना किसी भाग में ऐसे लाल कलर के डॉट मार्क हो जाता है। तो बाकी सारे समुराई ने देखा कि ये तो हमारे कोई प्राचीन पुराने समुराई होगी जिनका नया जन्म हुआ है, इनको हम मार के खा नहीं सकते। उन्होंने उस जो केकड़ा है उसको जम पानी में डाल दिया कि कुछ भी हो इसको नहीं खाएंगे। अब समझो एक छोटा सा बदलाव जो मानव के लिए क्या हुआ, लाल डॉट की वजह से वो जो केकड़ा जो मरने वाला था, पकने वाला था, वो केकड़ा बच गया। मैंने सही कहा। अब यही सोचो, अब बाकी सारे केकड़ों में ये इन्फॉर्मेशन फैल गई, वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे सर्वाइवल के लिए अच्छी होती है, वो आगे फैल जाती है, वो घटना या वो लक्षण वो भी आगे बढ़ जाते हैं। सारे केकड़ों को पता चल कि हमको कुछ नहीं करना, अगर हमारी जो पीठ है उस पर रेड डॉट होंगे तो हम भी बच जाएंगे। हुआ क्या, थोड़े सालों में उसके आसपास के सारे केकड़ों के रेड डॉट होने लगे, क्योंकि इससे उनका सर्वाइवल आसान हो रहा था। ये घटना किसकी वजह से हुई, तो ये घटना हमारी वजह से हुई, राइट है। अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन जिसको हम बोलते हैं, उसमें एक और उदाहरण है हाथी दांत। हाथी है ना, उसका जो दांत था उसकी वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है। हाथी के दांत को काटा, ब्लैक मार्केट में बेच रहे, करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो जब इस चीज की इतनी मार्केट में प्राइस है, बरोबर, एलिफेंट टीथ की, तो क्या हो रहा था, अफ्रीका हो कई सारे जैसे वहां पे ना हाथी की इलीगल किलिंग होती थी। हाथी जिंदा है, पैसा है, पर हाथी के दांत अगर तुम्हें मिल जाएगा, तुम सोच नहीं सकते उतना पैसा तुम्हें मार्केट में, ब्लैक मार्केट में मिल जाएगा। तो जो इलीगल हंटर होते वो यही करते थे। हाथी किस वजह से मरा था, सिर्फ उसके हाथी दांत की वजह से, राइट है। और जिंदा हाथी के तुम दांत काट नहीं सकते हो, राइट है, दांत काट ही नहीं सकते, क्योंकि कितना महाकाय सजीव है वो। देखा है ना, रास्ते पे चलते हुए देखा है ना, तो बड़े लोग आदर के साथ देखते हैं। तो ऐसे सजीव को तुम कैसे कर सकते हो, तो लोग इंजेक्शन जैसे डायरेक्ट उसको मार ही देते, फिर उसका दांत निकालते। तो हाथी मर किस वजह से रहा था, दांत की वजह से। तो ओवर द टाइम क्या हुआ, अफ्रीका में और कई जगह देखने मिला कि हाथी आ रहे हैं, हाथी पर हाथी के दांत नहीं है, क्योंकि अब शिकारी हाथी के दांत ही नहीं है, तो उसका शिकारी नहीं करेगा। इसके लिए तुम ज्यादातर देखना, तुम्हें ऐसे हाथी देखने नहीं मिलेगा जिसके दांत ऐसे निकले। तो एलिफेंट की जो दांत होते हैं वो एलिफेंट को और सुंदरता प्रदान कर देते हैं, पर उस सुंदरता का क्या करते जो उनके अस्तित्व को भारी पड़ जाए। और ये कौन किया, कुदरत नहीं किया, कुदरत ये किसने किया, ये मानव ने किया। तो मानव की वजह से अगर कोई बदलाव आता है तो वो प्राकृतिक चयन के अंदर आता है, राइट है। तो ये तो पढ़ने वाला, ये तो तुम्हारी इस बार एग्जाम में नहीं है टॉपिक, तो कोई चिंता की बात नहीं। चलो, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, हमने बताया था ना कि अगर परावर्ती किरणें वास्तव में मिले और प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर वास्तव में दर्पण के पीछे मिले तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, और अगर परावर्तित होकर दर्पण के पीछे ना मिले तो आभासी, राइट है। चलो अब पढ़ते हैं, दो मुद्दे हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को, देखो ये अच्छी बात है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, राइट है। कई बार टीचर यही डेफिनेशन देते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब वही प्रतिबिंब है जिसे पर्दे पे उतारा जा सकता हो, राइट है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते। तीसरा मुद्दा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, राइट है। ये रहा ना, देखो ये रहा दर्पण, प्रकाश का किरण टकरा के आया, यहाँ भी प्रकाश और फिर ये भी किरण टकरा के आया, राइट है। तो पर्दे के आगे बना ना, और आभासी यानी पर्दे के पीछे। हम लोग को लाइन डॉटेड करके पीछे खींचनी पड़ रही, तो पर्दे के वो पीछे बन रहा है। तो ये बरोबर, इनके बीच का जो अंतर के 3 मुद्दे वो तो आएंगे आप सबको, इजी है, कर पाओगे। चलो ठीक है, अब आगे के मुद्दे पे चलते हैं। प्रतिरोध का, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये क्यों पढ़ने के लिए काम का है, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये एग्जाम में आ सकता है, आ सकता है, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं प्रतिरोध के निकाय का प्रतिरोध।
निकाय का प्रतिरोध एक से ज्यादा प्रतिरोध जोड़ दे तो प्रतिरोधों का निकाय बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है, राइट है। तो प्रतिरोध के निकाय विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को एक तो पहला श्रेणी क्रम और दूसरा पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। दो क्रम है, श्रेणी और पार्श्व क्रम, ठीक है। अब देखो श्रेणी क्रम में संयोजित करो तो इसमें प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जुड़ा जाता है। यूं ये एक सिरा है, ये दूसरा सिरा मैंने मिला दिया, राइट है। और इसमें प्रतिरोध का एक सिरा एक टर्मिनल पर, यानी एक मिनट, बैटरी का टर्मिनल समझ लो, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट है। तो देखो इसमें किस तरह से होता है, देखो मैं बताऊं। पॉजिटिव नेगेटिव, राइट है। देखो एक सिरा एक टर्मिनल से है और दूसरा सिरा दूसरे टर्मिनल, दोनों में ये है। इसमें ऐसा नहीं एक के बाजू में दूसरा सिरा, इसमें एक टर्मिनल दूसरा दूसरे टर्मिनल में। फिर मैंने बताया था कि श्रेणी क्रम में है तो विद्युत प्रवाह समान बनेगा, राइट है, और वोल्टेज बटेगा। प्रत्येक प्रतिरोध, देखो अगर श्रेणी क्रम में है तो प्रत्येक प्रतिरोध से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, परंतु विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोधों के बीच में भिन्न भिन्न होता है। और इसमें प्रत्येक प्रतिरोधों के बीच में विभवांतर समान रहता है परंतु विद्युत धारा समान रहती है। इसमें सिर्फ पार्श्व क्रम में वोल्टेज करंट सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा, पर विद्युत धारा बटेगी, विद्युत धारा असमान। एक मिनट, अब देखो, अब V वोल्टेज विद्युत स्थितिमान का सूत्र है। देखो जो बट रहा है ना वो जुड़ रहा है, बट क्या रहा है वोल्टेज। अगर मैं श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा तो वोल्टेज बट रहा था, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर बहुत ज्यादा तुम जितने ज्यादा जोड़ोगे उतने बढ़ते जाएंगे, उतना बढ़ता जाएगा। और I बढ़ता है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 से लेके जितने तुमने अवरोध लगाए होंगे, राइट है। फिर तुल्य प्रतिरोध उच्च होता है और इसमें तुल्य प्रतिरोध निम्न होता है। तो इसकी राइटिंग अगर मैं पूछ लूं तो लिख पाओगे, आराम से लिख लोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, ये हम लोग को जो चैप्टर पढ़ने वाले ना ये उसका है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत ये भी हो गया, जीवाश्मी ईंधन की हानि ये भी तुम्हारे नहीं आएगा, ये भी तुम्हारे नहीं आएगा, ओके।